हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सबका आरोग्यम बैच में। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हम परपीरियम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 21। इससे पहले ऑलरेडी 20 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखना। ठीक है, परपीरियम पीरियड में क्या हमारा टारगेट रहेगा देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परपीरियम पीरियड क्या होता है, कब तक का पीरियड होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस फीमेल की बॉडी में इस पीरियड में क्या होते हैं, अबाउट लोकिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से नॉर्थ सेट में और अगर हम बात करें तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द लोकिया, और मैनेजमेंट ऑफ द परपीरियम पीरियड एंड नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द परपीरियम पीरियड। तो ये सारे ही पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले परपीरियम पीरियड के बारे में जानते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। परपीरियम पीरियड क्या होता है? तो आपने लेबर पढ़ा था। लेबर में डिलीवरी के बाद वाला जो पीरियड होता है, डिलीवरी के बाद से लेकर अप टू 6 वीक तक जो पीरियड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? परपीरियम पीरियड बोलते हैं। और उस टाइम पे जो फीमेल होती है उस फीमेल को हम क्या बोलेंगे? परप्यूरा फीमेल बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परपीरियम पीरियड से। परपीरियम पीरियड, ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं किसको बोला जाता है। यही चीज अभी मैंने डिस्कस किया था परप्यूरियम पीरियड में। परप्यूरियम पीरियड, तो यहां पे मैंने क्या बोला, कैसे आप डिफाइन करोगे, इसका मीनिंग कैसे समझोगे, क्या होता है परप्यूरियम पीरियड? द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ। क्या लिखना है आपको यहां पे? क्या लिखना है? द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ, द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक, अप टू 6 वीक। तो आपको ये पता चल गया, आपको यहाँ पे ये पता चल गया ये पीरियड कब तक का होता है? 6 वीक तक का होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं 42 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 42 डेज का पीरियड होता है, जिसे हम परपीरियम पीरियड बोलते हैं। द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक इज कॉल्ड एज परपीरियम पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है? द पेल्विक ऑर्गन, द पेल्विक ऑर्गन revert back to the pre-pregnant state, revert back to the pre-pregnant state। समझ में आया मैंने क्या बोला? द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक, द पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट एंड इज कॉल्ड एज परपीरियम पीरियड। इसी को हम क्या बोलते हैं? परपीरियम पीरियड बोलते हैं। जो फीमेल की फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमने पॉइंट पढ़ा था उसे भी आपको ध्यान रखना होगा। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए थे कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब जब डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद फिर से फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा वो आपको परपीरियम पीरियड में समझना है। और यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो एक टर्म और देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि परपीरियम पीरियड क्या होता है। एंड दिस फीमेल, जो इस पीरियड में फीमेल होती है उस फीमेल को क्या बोला जाता है? उस फीमेल को परप्यूरा। आपके क्वेश्चन में आ सकता है दिस परप्यूरा फीमेल, तो ये मत समझना अब ये कौन सी फीमेल आ गई। जो फीमेल परपीरियम पीरियड में होती है उसे ही क्या बोला जाता है? परप्यूरा फीमेल बोला जाता है। ठीक है, या फिर इस पीरियड को आप एक तरह से क्या बोल सकते हो? पोस्टनेटल पीरियड। इस पीरियड को, ये जो अभी पीरियड आप पढ़ रहे हो परपीरियम पीरियड, इस परपीरियम पीरियड को और क्या बोल सकते हैं? पोस्टनेटल पीरियड। कौन सा पीरियड है ये? पोस्टनेटल पीरियड। तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है पोस्टनेटल का मतलब क्या है? डिलीवरी के बाद वाला पीरियड। क्लियर है? कितने दिन का? अगर आपसे यहां पे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, जल्दी से फटाफट बताओ टाइम ड्यूरेशन क्या होता है डियर? टाइम ड्यूरेशन होता है, आप बोलोगे सीधा 42 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है। अप टू 6 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो परपीरियम पीरियड का होगा। चलो अब देखते हैं परपीरियम पीरियड के टाइप्स। ये जो मैंने परप्यूरियम पीरियड लिखा है, परप्यूरियम पीरियड लिखा है, ये अर्ली होता है, इमीडिएट होता है और लेट होता है, जिसे रिमोट भी बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि सब पढ़ते हैं, लेट पढ़ते हैं, अर्ली पढ़ते हैं, इमीडिएट पढ़ते हैं, लेकिन रिमोट पीरियड नहीं पढ़ते हैं। और वहीं से क्वेश्चन आ गया कि ये रिमोट पीरियड क्या होता है, किसको बोलते हैं? इमीडिएट को बोलते हैं, अर्ली को बोलते हैं, या फिर लेट परप्यूरियम पीरियड को बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा पीरियड रहने वाला है। सबसे पहला जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट, इमीडिएट परपीरियम पीरियड, पीपी।
ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं, अर्ली परपीरियम पीरियड, या फिर हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, लेट डिलेड, या फिर इसी को बोला जाता है रिमोट परपीरियम पीरियड, रिमोट परपीरियम पीरियड। समझ में आ गया। लेकिन अब आपको ये समझना है, चलो ये तो पता है इमीडिएट, अर्ली और लेट, लेकिन व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है। जो इमीडिएट परपीरियम पीरियड होता है ये अप टू 24 आवर्स का होता है। डिलीवरी के अप टू 24 आवर्स का जो पीरियड होगा वो इमीडिएट परपीरियम पीरियड होगा। और अर्ली परपीरियम पीरियड किसे बोला जाता है, अर्ली परपीरियम पीरियड होता है आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स अप टू 7 डेज, या फिर 1 वीक आप बोलते हो, जो 24 आवर्स के बाद अप टू 1 वीक्स का पीरियड होता है, अप टू 7 डेज का पीरियड होता है, उसे हम बोलते हैं अर्ली परपीरियम पीरियड। लेट डिलेड या फिर रिमोट परपीरियम पीरियड हमने जो बोला है, यहां से मैंने बोला था क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिमोट परपीरियम पीरियड। ये जो लेट डिलेट और रिमोट परपीरियम पीरियड होता है ये आफ्टर 7 डेज से लेकर अप टू 6 वीक तक का पीरियड होता है। तो सबसे पहली बात हमें क्या समझना है कि यहां से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आप एक कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप कंटेंट को अच्छे से क्या करो, क्लियर करो, और कंटेंट पढ़ने के बाद भी आपको यह पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ पढ़ के रख दिया लेकिन पता है ही नहीं क्वेश्चन आता कहां से है, फोकस करना कहां पे है, इसे पढ़ना कैसे है। इसीलिए कंपटीशन में ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि परपीरियम पीरियड को समझना और उसके टाइप्स को, टाइप्स कहने का मतलब है इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, इमीडिएट बोल रहे हैं, अर्ली बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन जहां से क्वेश्चन बनता है। अब मैं यहीं का एक क्वेश्चन आपको बताऊं तो आप ध्यान से सुनना कि अगर किसी फीमेल को अप टू 24 आवर्स में, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया अगर किसी फीमेल को इमीडिएट परपीरियम पीरियड में ब्लीडिंग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी पीपीएच या फिर सेकेंडरी पीपीएच। तो जब आप नॉर्मल चीजों को समझोगे तभी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस को आप और अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए इतना ज्यादा टाइम आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी में लिया गया है जिससे सारा बेस आपका स्ट्रांग हो जाए और जब एबनॉर्मल वाला पार्ट आए तो कॉरिलेट करके आप सारे आंसर कर पाओ। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच अप टू 24 आवर्स तक। या फिर किसी फीमेल को इमीडिएट परपीरियम पीरियड में ब्लीडिंग होता है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पीपीएच। याद रखना अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, इफ द फीमेल हैविंग ब्लीडिंग, इफ द फीमेल हैविंग bleeding more than 500 ml in immediate perperium period, then it's called as primary PPH. तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पीरियड में जो फीमेल को ब्लीडिंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी पीपीएच। समझ में आ गया मैंने क्या पॉइंट लिखा है, इफ द फीमेल हैविंग ब्लीडिंग more than 500 ml in the immediate perperium period then it's called as primary PPH। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन आ जाता है if the female having bleeding after 24 hours up to 6 week, अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग कब होता है, 24 घंटे के बाद होता है और कब तक होता रहता है, 42 डेज तक, मतलब इतना लंबा नहीं होगा, उसमें कोई भी ड्यूरेशन पूछ सकते हो सकता है आपको पूछ दे 8 से 10 दिन में फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, या फीमेल को 2 वीक्स के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, या 48 आवर्स के बाद जो ब्लीडिंग हो रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 48 आवर्स के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, बताओ क्या बोलेंगे, प्राइमरी पीपीएच या फिर सेकेंडरी पीपीएच। तो आप याद रखोगे अगर 24 घंटे के बाद कभी भी कोई भी टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है और पूछा जाता है तो आप उसको बोलोगे इफ द ब्लीडिंग occur after delivery amount more than 500 ml, then it's called as secondary PPH। तो उसको हम क्या बोलते हैं डियर, सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग कब होता है, अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग
24 घंटे के बाद होता है। कब तक? 6 वीक तक अगर पूछा जाता है, कोई भी टाइम ड्यूरेशन देकर पूछा जाता है, तो आंसर हमेशा क्या जाएगा? सेकेंडरी पीपीएच। वैसे हम पीपीएच के टॉपिक में ये पूरा पढ़ने वाले हैं, पीपीएच कितने टाइप का होता है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है। आरए के एमएससी नर्सिंग के एग्जाम में, हमारे नॉर्सेट के एग्जाम में, एम्स दिल्ली के एग्जाम में, सफदरजंग के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो है बहुत सिंपल। मैं आरए के एमएससी नर्सिंग 2018 की बात करूं, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर फीमेल को पीपीएच है तो बताओ कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होगा? मोर देन 500 ml, मोर देन 1000 ml, मोर देन 1500 ml, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी आते हैं, इजी भी आते हैं और हाई लेवल के भी आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया परप्यूरियम पीरियड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और परप्यूरा फीमेल हम किसको बोलते हैं। एक टर्म और आपको समझना है, एक टर्म और आपको समझना है, वो क्या है? इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन, इनवॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इफ द हमारा जो पेल्विक ऑर्गन होता है, इफ द पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इनवॉल्यूशन ऑफ यूट्रस बताओ, तो इनवॉल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब ही यही है, इफ द यूट्रस रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट देन इट्स कॉल्ड एज, इन द नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन देन इट्स कॉल्ड एज इनवॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। वैसे ही सबसे पहले आप इनवॉल्यूशन टर्म को समझ लोगे तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी। इनवॉल्यूशन का मतलब होता है इफ द pelvic organ revert back to the pre-pregnant state in normal time duration. In normal time duration, then it's called as involution of uterus. Involution of uterus. Very simple. Example मैंने बताया है यूट्रस का, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है और सब इनवॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिर से मैं बोल रही हूं, यहां पे मैं वो पॉइंट डिस्कस कर रही हूं, परप्यूरियम पीरियड पूरा डिस्कस करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पे मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रही हूं कि यहां से परप्यूरियम पीरियड से जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ वो पॉइंट मैं आपको अच्छे से बता रही हूं, जिससे आपको पूरा एक ओवरव्यू हो जाए कि परप्यूरियम पीरियड में क्वेश्चन आता कहां से है। समझ में आ रहा है? अब सब इनवॉल्यूशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सब इनवॉल्यूशन का क्वेश्चन क्या था, तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं सब इनवॉल्यूशन क्या होता है। इफ द pelvic organ not revert back to the pre-pregnant state in a normal time duration, then it's called as sub-involution. या फिर अगर मैं एग्जांपल बोलूं sub-involution of the uterus, तो अगर यूट्रस जो है रिवर्ट बैक होना स्लो हो जाए, द प्रोसेस इज स्लो, then it's also called as sub-involution. या तो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन में वो रिवर्ट बैक होके प्री प्रेग्नेंट स्टेट में ना आ पाए, या फिर क्या हो जाए, उसका जो रेट है रिवर्ट बैक होने का वो स्लो हो जाए, स्लोअर रेट पे हो, देन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सब इन्वॉल्यूशन। तो ये समझ में आ गया कि क्या होगा इफ द पेल्विक ऑर्गन नॉट रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट in normal time duration, within a normal time duration, then it's called as sub involution. या फिर आप लिखोगे involution at the slower rate. डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगी, involution at very slow rate, then it's also called as sub involution. तो आपने देखा सब इन्वॉल्यूशन को किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इस सब इन्वॉल्यूशन का कारण क्या है, क्यों पेल्विक ऑर्गन लाइक यूट्रस और बाकी के ऑर्गन्स अपने नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा पा रहे, क्यों ऐसा हुआ कि जो इन्वॉल्यूशन का प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है,
तो कारण बताओ, ये हमारे एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे भी आप फोकस करना। इसका कारण या तो हो सकता है, क्या हो सकता है, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा अगर यूट्रस में रह गया है तो क्या होगा, उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, वो रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, फीमेल को पीपीएच हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगी कि अगर यहां पे क्या हो, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द यूट्रस, या फिर हो सकता है कि उस यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया डियर, इन्फेक्शन हो गया। तो ये कारण हो सकता है किसका, कि जो इनवॉल्यूशन का प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। इसमें क्या होगा, फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे मैंने बताया, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा अगर वहां पे रहेगा तो यूट्रस कैसा फील होगा, सॉफ्ट और बॉगी नेचर का। और अगर यूट्रस सॉफ्ट एंड बॉगी नेचर का हो गया तो फीमेल को क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कारण मैंने बताया है सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस का। तो यहाँ रिटेन ऑफ बिट्स ऑफ प्लेसेंटा और इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन हुआ तो क्या कर सकते हैं हम, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर आपको मैनेज करना हो, इसी केस को आपको मैनेज करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। क्या करेंगे डियर, एंटीबायोटिक देंगे, जिससे हम मैनेज कर सकते हैं कि कारण ही क्या है, इन्फेक्शन है। लेकिन अगर रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा होता है, यूट्रस मैंने बोला सॉफ्ट एंड बॉगी नेचर का होगा, तो सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट, द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा पहला काम क्या होता है, मसाज द यूट्रस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंडल मसाज करते हैं। क्या करेंगे डियर, फंडल मसाज। ये एक तरीका होता है जिससे यूट्रस क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए। क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, जब मसाज करेंगे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके वो बार बार ट्राई करेगा कि जो भी रिटेन बिट्स है उसको मैं बाहर निकाल दूं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फंडल मसाज क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है, जिसे एक नर्सिंग ऑफिसर भी अगर देखा जाए कि सॉफ्ट एंड बॉगी यूट्रस है तो फंडल मसाज कर सकते हैं। जैसे ड्रग्स नहीं दे सकते, वो तो डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा, ठीक है, हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इसका क्या है, यूट्रस सॉफ्ट है, फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये असेस करना, देखना, हमें अपने नर्सिंग चार्ट्स में नर्सिंग इंटरवेंशन उस पर लिखना हमारा काम है, हमें इन्फॉर्म करना है इमीडिएट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी है। तो फिर नेक्स्ट का जो मैनेजमेंट है वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंडल मसाज एंड रिमूव द बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। प्रायोरिटी क्या रहेगा, मतलब अगर पूछा जाए कि आप फंडल मसाज क्यों कर रहे हो, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्टिंग हो और रिमूव द बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के बिट्स को खुद ही बाहर निकाल दे, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यूट्रस का ये वाला पार्ट, मतलब यूट्रस नहीं रिमूव करना है, अगर प्लेसेंटा का ये पार्ट्स नहीं निकला तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, क्यूरेट करना पड़ेगा। क्यूरेट करके उस पार्ट को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, यूट्राइन क्यूरेटास, यूट्राइन क्यूरेटास। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा को वहां से बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या था, सब इन्वॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, इन्वॉल्यूशन के बारे में, अभी तो टर्म्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। फीमेल की बॉडी में परपीरियम पीरियड में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, परपीरियम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा, तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वही डिस्कस कर रही हूं यूट्रस से, कि बताओ यूट्रस में क्या चेंजेस आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टार बना लेना, आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना और ये समझने की कोशिश करना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। मैं एम्स दिल्ली के क्वेश्चंस और बाकी अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपको बताती जाऊंगी कि कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान देना, यूट्रस के अंदर, यूट्रस में सबसे पहला पॉइंट होता है कि बताओ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द यूट्रस, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ यूट्रस जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं, डिलीवरी के बाद जो पीरियड हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कितना होता है जल्दी से बताओ, लेंथ 20 इंटू 12 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या रहता है डियर, ये हमारा मेजरमेंट रहता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द यूट्रस, सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द
वेट ऑफ द यूट्रस। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, वेट ऑफ यूट्रस बताओ कि वेट ऑफ यूट्रस में क्या चेंजेस होता है, वो भी कब, जस्ट आफ्टर डिलीवरी। बताओ क्या जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस के वेट में कोई चेंज होगा क्या? अरे नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यूट्रस के वेट में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन द वेट ऑफ यूट्रस, क्योंकि यहां पे क्या टर्म लगा है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी नो चेंज इन वेट ऑफ द यूट्रस। अरे नो चेंज बताया तो भी तो बताओ कितना होगा, 1000 ग्राम का ही रहेगा। जब यूट्रस के वेट में कोई चेंज नहीं होगा डिलीवरी के बाद तो वो 1000 ग्राम का ही रहेगा। और अगर उसके बाद की बात करें कि उसके बाद यूट्रस के वेट में क्या चेंजेस होता है, तो देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक के एंड में यूट्रस का वेट कितना हो जाता है, 500 ग्राम्स। कितना हो गया 1000 से 500 ग्राम। एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक, एट द एंड ऑफ second week the weight of the uterus becomes 300 grams. At the end of fourth week, at the end of fourth week the weight of the uterus become 100 gram. And at the end of sixth week, at the end of sixth week the weight of the uterus become 80 gram. देखो वो पूरा प्री प्रेग्नेंट स्टेट में अगर हम बोले तो पूरा का पूरा एक्चुअल जो 60 ग्राम का था वो नहीं आ पाता है। एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो अभी तक कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई उसके यूट्रस का वेट कितना होता है, 60 ग्राम। बट एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसका हम बोलते हैं रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आया, तो प्री प्रेग्नेंट में पूरा एक्चुअल 60 ग्राम पे नहीं आ पाता है, या 70 हो जाएगा, 75, या फिर मैंने लिखा है अप्रॉक्स 80 ग्राम्स के अप्रॉक्स जो है वो यूट्रस का वेट रहता है। 6th वीक पे जाके वो अपने 1000 ग्राम से लेकर नॉर्मल पोजीशन जो की है वही 60 to 80 ग्राम हम नॉर्मल पढ़ते हैं उस पे आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें रहता है। ठीक है, तो ये हमने किसके रिगार्डिंग समझा कि वेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही टर्म सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन जस्ट आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं तो इसीलिए पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। चेंज आपने देखा वीक के एंड में, मैंने बताया कि 7th डे पे, 14th डे पे, या 4th वीक के एंड में, या फिर 6th वीक के एंड में यूट्रस में क्या क्या वेट में चेंजेस हुआ। इसके अलावा समझते हैं और क्या चेंजेस होगा, और क्या चेंजेस होगा बताओ जल्दी से। यूट्रस में, यूट्रस कैसा ऑर्गन था, एब्डोमिनल ऑर्गन। ये यूट्रस जो था, यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन कब तक रहता है, ये क्वेश्चन आता है। यूट्रस बिकम द पेल्विक ऑर्गन आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस बिकम एन एब्डोमिनल ऑर्गन। यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन है कब, जस्ट आफ्टर डिलीवरी। अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर डिलीवरी, अगर हम बात करें तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी यूट्रस कैसा ऑर्गन है, एब्डोमिनल ऑर्गन है। यूट्रस के फंडस की बात करें तो फंडस कहां पे होता है, फंडस कहां पे होता है, 13 सेंटीमीटर एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सारे डाटा आपको यहां पे याद रखने हैं जहां से डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा डीप में सारी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, फंडस 13 सेंटीमीटर एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। अगर हम बात करें तो फंडस की, तो फंडस सिम्फाइसिस प्यूबिस से मेजर किया तो 13.5 सेंटीमीटर एबव है। और एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन क्या पूछा था, एम्स दिल्ली ने यह पूछा था कि बताओ फंडस जो है, ये जो यूट्रस है, दोबारा से पेल्विक ऑर्गन कितने वीक्स में बन जाता है। ये एम्स दिल्ली का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एम्स दिल्ली का क्या पूछा गया है दूसरे एग्जाम में, फिर से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है कि बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द फंडल हाइट। ये फंडल हाइट किस रेट से डिक्रीज होता है वो बताओ। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर के रेट से ये डिक्रीज होता है। तो वही दूसरा एम्स दिल्ली का क्वेश्चन मैं यहां पे लिखने वाली हूं, the rate of decrement of fundal height,
द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ फंडल हाइट, ये फंडल हाइट किस रेट से डिक्रीज होता है, ये एम्स दिल्ली 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो रेट क्या रहता है डियर, 1.25 सेंटीमीटर पर डे, 1.25 सेंटीमीटर पर डे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना। क्योंकि अगर आपको रेट पता है, क्वेश्चन एग्जाम एम्स दिल्ली ने रिपीटेड ही पूछा था, लेकिन दोनों को तरीका पूछने का अलग था। उसने पहले क्या पूछा कि रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ फंडल हाइट क्या है, 1.25 सेंटीमीटर पर डे, और इसके हिसाब से कैलकुलेट करो तो जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के 13 सेंटीमीटर एबव है, उसे दोबारा से पेल्विक ऑर्गन बनने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 हफ्ते का, सिर्फ 14 दिन का टाइम लगेगा। और 14 दिन में 2 हफ्ते में यूट्रस बिकम एन पेल्विक ऑर्गन, वो पेल्विक कैविटी में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाएगा, मैं ये कह रही हूं कि वो एब्डोमिनल ऑर्गन से पेल्विक ऑर्गन बन जाएगा, पेल्विक कैविटी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे थर्ड एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन लिखना कि एम्स दिल्ली ने क्या पूछा था, यूट्रस बिकम एन एब्डोमिनल ऑर्गन, सॉरी, यूट्रस बिकम अ पेल्विक ऑर्गन, यूट्रस बिकम अ पेल्विक ऑर्गन कितने वीक्स में आया, अभी बताया था 2 वीक्स, या फिर आपसे पूछ सकते हैं डेज में, तो 14 डेज आफ्टर डिलीवरी, 14 डेज आफ्टर डिलीवरी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द फंडल हाइट 1.25 सेंटीमीटर पर डे। और अगर क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है तरीका कि जो फंडस होता है 13 सेंटीमीटर एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, तो प्रेगनेंसी में अगर हम कंपेयर करें तो प्रेगनेंसी के ये कितने वीक्स के बराबर होता है, जैसे बच्चा डिलीवर हुआ। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्वेश्चन इसी तरीके से बीच में से खींचा जाता है। आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनो कि यूट्रस जस्ट डिलीवरी के बाद जहां फंडस प्रेजेंट होता है, अगर हम प्रेगनेंसी से कंपेयर करें तो फंडस किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे 22 वीक ऑफ जेस्टेशन के बराबर होगा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस कर रही हूं, जस्ट आफ्टर डिलीवरी fundus present in pregnancy when we compare in pregnancy 22 weeks of gestation, 22 weeks of gestation। अब क्या क्वेश्चन था, क्या पूछा था, आपको समझ में आया? जस्ट आफ्टर डिलीवरी फंडस प्रेजेंट, कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी फंडस कहां पे प्रेजेंट होगा, तो इन व्हेन वी कंपेयर थ्रू द प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी 22 वीक ऑफ जेस्टेशन द फंडस प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ, कहां पे प्रेजेंट होता है, वहीं पे सेम जस्ट आफ्टर डिलीवरी प्रेजेंट होगा। तो 13 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद भी प्रेजेंट होता है और यहां पे भी प्रेजेंट होगा। तो दोनों से कंपैरेटिवली क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको याद रखना है कि 22 वीक ऑफ जेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी 13 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, और जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडस प्रेजेंट होगा, वो भी 13 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। इसीलिए दोनों को हमने कंपेयर किया और एग्जाम का बनने वाला क्वेश्चन इसी तरीके का होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको टॉपिक्स को पढ़ना है। जब पूरा टॉपिक पढ़ो तो क्वेश्चंस जहां से आते हैं उस चीज को कैच करने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है आपको यूट्रस में समझ में आ गया होगा, यूट्रस का मेजरमेंट क्या होता है, फंडस कहां पे होता है, किस रेट से स्लो होता है, दोबारा से पेल्विक ऑर्गन कब बच जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम की। यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम, और वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां से क्या क्वेश्चन आएगा, एंडोमेट्रियम से रिलेटेड देखेंगे। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, एंडोमेट्रियम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एंडोमेट्रियम दोबारा से रीजनरेट कब हो जाएगा। जो रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्योंकि आपने एंडोमेट्रियम में पढ़ा होगा 2 लेयर होता है, एक सुपरफिशियल लेयर होता है, एक सुपरफिशियल लेयर होता है, एक डीप लेयर होता है। क्या होता है डियर, एक डीप लेयर होता है। ये जो डीप लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम होता है, यहां से क्या होता है, रीजनरेशन, यहां से क्या होता है डियर, रीजनरेशन होता है। क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम।
एंडोमेट्रियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फ्रॉम द डीप लेयर। और ये जो होता है ये आपका सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ये क्या हो जाता है, शेड ऑफ आफ्टर डिलीवरी। क्या बोला मैंने, शेड ऑफ होगा, फिर से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो उसी से ब्लीडिंग होगा। हमेशा आपने पढ़ा शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग अकर, और उस टाइम उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है उसे हम लोकिया बोलते हैं। ये नॉर्सेट 2021-2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जहां से डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लोकिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोकिया के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ डीप लेयर जहां से क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। तो एंडोमेट्रियम रीस्टोर कब हो जाता है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन कब स्टार्ट हो जाता है, 7th डे से स्टार्ट हो जाता है, मींस इसका रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्लीट कब हो जाएगा, बताओ, रीजनरेशन स्टार्ट हो गया, कंप्लीट कब होगा, 10 डेज तक लेयर बन जाते हैं, और 16 डेज तक होल एंडोमेट्रियम इज रीस्टोर एक्सेप्ट द प्लेसेंटल साइट। तो आप लिखोगे होल एंडोमेट्रियम is restored by 16th day। एक्सेप्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइट, जहां से प्लेसेंटा अटैच था उसको छोड़कर बाकी पूरा एंडोमेट्रियम बन जाता है, क्योंकि इस प्लेसेंटल साइट को बनने में पूरा 6 वीक का टाइम लगता है। सॉरी, इस एंडोमेट्रियम को बनने में पूरा 6 वीक का टाइम लगेगा। तो जहां पे मान लो ये पूरा एंडोमेट्रियम है, ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम है, और यहां से प्लेसेंटा अटैच था, तो इस साइट को छोड़ के पूरा एंडोमेट्रियम फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है, पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम बन जाता है। लेकिन इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ये हील होगा और फिर बाद में बनेगा। तो इस साइट को बनने में पूरा 6 वीक का, प्लेसेंटल साइट को बनने में 6 वीक का टाइम लगेगा, बाकी पूरा एंडोमेट्रियम 16th डे तक पूरा रिस्टोर हो जाता है। तो ये एक एंडोमेट्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है डियर, लोकिया। ठीक है, एक चीज देखेंगे, ये मैंने डायग्राम्स रखा है, ये डायग्राम्स क्या है, तो यहाँ सर्विक्स में क्या चेंजेस होता है, ये डायग्राम किसको बताएगा, सर्वाइकल ओस के बारे में है, कि बताओ इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आता है। जब एक फीमेल नल्ली पैरस होती है, फीमेल होती है, इसका मतलब क्या है, इन द नॉन प्रेग्नेंट, और नल्ली पैरस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। नल्ली पैरस का मतलब होता है ये फीमेल एक बार भी अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नल्ली पैरस का मतलब होता है एक बार भी इस फीमेल ने कंसीव नहीं किया है, उसे हम बोलते हैं नल्ली पैरस। तो इसमें जो सर्वाइकल ओस होता है नल्ली पैरस फीमेल में सर्वाइकल ओस कैसा होगा, तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख रहे हो, सर्वाइकल ओस होता है पिन पॉइंटेड। कैसा होता है, पिन पॉइंटेड सर्वाइकल ओस होता है। ये एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स की बात हम कर रहे हैं, जो कि पिन पॉइंटेड होता है। लेकिन ये कैसे अपीयरेंस का है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये डायग्राम, इसमें भी आपको कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, पूरा स्लिट अपीयरेंस का दिख रहा है। यहाँ पे भी कैसा दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है, ये दोनों एक मल्टी पैरस फीमेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है डियर, एक मल्टी पैरस फीमेल का है। और मल्टी पैरस फीमेल में सर्वाइकल ओस कैसा होता है, तो आप बोलोगे मल्टी पैरस फीमेल में जो सर्वाइकल ओस होता है वो होता है स्लिट अपीयरेंस का। कैसा बोला मैंने, कैसे अपीयरेंस का होगा, स्लिट अपीयरेंस का होगा। और स्लिट अपीयरेंस का है, यहीं से तो क्वेश्चन पूछ लिया, कि कैसे अपीयरेंस का, स्लिट अपीयरेंस का होता है। और ये कैसा है, ये भी तो स्लिट अपीयरेंस का दिख रहा है, तो ये भी कौन से फीमेल का दिखाया गया है, तो ये भी स्लिट अपीयरेंस है, तो ये भी एक मल्टी पैरस फीमेल का है। कैसे फीमेल का है डियर, मल्टी पैरस फीमेल का सर्वाइकल ओस दिखाया गया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द लोकिया, क्योंकि लोकिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी कवर करना है। लोकिया क्या होता है, द सर्वाइकल डिस्चार्ज या बोल सकते हो, या एंडोमेट्रियल डिस्चार्ज। जो एंडोमेट्रियम रप्चर हो रहा है सर्वाइकल, और उसके सेल्स जो हैं वो वेजाइना के थ्रू आउट होते हैं। ठीक है, तो एंडो सर्वाइकल डिस्चार्ज
द एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी is called as लोकिया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लेना। मैंने फिर से बोला है, लोकिया क्या है? एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड एज लोकिया। और ये जो लोकिया होता है ये कितने टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक होता है डिस्चार्ज? क्या होता ही रहता है डिलीवरी के बाद? आप बोलोगे नहीं। कब तक का डिस्चार्ज? अप टू 15 डेज। कब तक होता है? तो आप बोलोगे 15 दिन। लेकिन अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता अप टू 21 डेज इट्स नॉर्मल। अगर किसी फीमेल को 21 दिन तक भी डिस्चार्ज होता है तो हम उसे नॉर्मल बोलते हैं। एक्चुअल मैंने बोला 15 दिन का होगा, लेकिन अप टू 21 डेज इट्स नॉर्मल, तब तक के डिस्चार्ज को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 15 से 21 दिन आपने किया, लेकिन आपके ऑप्शन में ये था ही नहीं, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? तो अगर हम इससे भी एडवांस बुक पे जाएं, विलियम्स की बात करें, तो वहां पे 24 टू 38 डेज तक उसको नॉर्मल माना है। तो मैं फिर से बोलूंगी, हमेशा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी 15 से 21 दिन ही रखना है। 15 से 21 दिन ही आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है देन आप जाओगे 21 से 38 दिन की तरफ। समझ में आ रहा है? लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप यही मानोगे। अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता इट्स अप टू 21 डेज इट्स नॉर्मल। समझ में आया? चलो, तो 15 दिन से लेकर 21 दिन ये हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा। ये 3 टाइप का लोकिया हम पढ़ते हैं। टाइप्स की अगर बात करूं, लोकिया के टाइप्स की बात करूं, यहां से नॉर्सेट के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है। एम्स ने देखो किस टॉपिक को चुना है और कहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन डाला है। तो सबसे पहले बात करें तो क्या है? लोकिया रुब्रा। फिर अगर मैं बात करूं तो उसे क्या बोलते हैं? लोकिया क्या बोलते हैं? अरे ट्रिक कैसे याद करें? सिरोसा, अल्वा, रसा। ठीक है, RSA रोड साइड एक्सीडेंट कितने ज्यादा हो रहे हैं आजकल, देख रहे हो ना? ध्यान से गाड़ी चलाना। रोड साइड एक्सीडेंट, RSA रसा कर लो। जैसे याद रखे लोकिया रुब्रा के बाद अगर मैं बात करूं तो एस से क्या हो जाएगा? सिरोसा। और थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? लोकिया अल्वा। क्या होगा? लोकिया अल्वा। तो रुब्रा का मतलब क्या है? सिरोसा का मतलब अल्वा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 1 से लेकर 5 दिन 1 to 4 डेज का जो ब्लीडिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रुब्रा। 5 से लेकर 9 दिन का जो ब्लीडिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिरोसा। और 10 से लेकर 14 दिन या 15 दिन तक जो ब्लीडिंग होता है, ये 14 दिन या 15 दिन तक जो ब्लीडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्बा। ठीक है, तो ये देखो याद रखना है, रुब्रा, आर से रेड कलर का। रुब्रा कैसे कलर का होता है? कलर भी पूछा जाता है कि रुब्रा कैसे कलर का होगा डियर? रेड कलर वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये कैसे कलर का होगा? सिरोसा। तो अरे कैसे कलर से लिखा है मैंने? येलो कलर। भूलना नहीं है, रेड कलर से लिखा है रेड कलर का होगा, येलो कलर से लिखा है येलो कलर का होगा। और अल्वा कैसे कलर का होगा? व्हाइट कलर से लिखा है तो व्हाइट कलर का होगा। समझ में आया क्या? अरे लोकिया रुब्रा की बात करूं तो रेड कलर का होता है, अल्वा की बात करूं तो कैसा होगा? व्हाइट कलर का, और सिरोसा की बात करूं तो येलो कलर का होगा। यहां पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? प्लेंटी ऑफ आरबीसी। यहां पे क्या होता है? प्लेंटी ऑफ आरबीसी। अरे ब्लड बहुत ज्यादा होगा, ब्लीडिंग होगा, ब्लड होगा, आरबीसी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शस क्या होगा? यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शस है, कॉन्सेप्शस का मतलब वो बच्चे का जो पार्ट है वो भी होगा, वर्निक्स कैसुएसा होगा। ठीक है, वहां पे और भी जो डिस्चार्ज पार्ट है, एंडोमेट्रियल सेल्स होंगे, ये सब यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, आरबीसी बहुत ज्यादा रहेगा। अगर यहां पे बात करूं तो पस सेल्स या प्लेंटी ऑफ डब्ल्यूबीसी रहेगा। क्या रहेगा? प्लेंटी ऑफ डब्ल्यूबीसी रहेगा। और यहां पे एंडोमेट्रियल सेल्स रहेंगे। तो यहां पे ये कैसे कलर का रहेगा? व्हाइट कलर का रहेगा। यहां पे ये येलो कलर का रहेगा। यहां पे कैसा? रेड कलर का रहेगा। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे कलर से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर नॉर्सेट का जैसे क्वेश्चन था तो दिन से क्वेश्चन पूछा था कि बताओ अगर किसी फीमेल को 8 से 9 दिन में ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? आंसर गया था लोकिया सिरोसा बोलते हैं। 8 से 9वें दिन ऑफ डिलीवरी के 8 से 9वें दिन पे जो वेजाइनल से डिस्चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकिया सिरोसा बोलते हैं। यहां से एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, लोकिया के बारे में आई थॉट आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। और लोकिया के अमाउंट की अगर मैं बात करूं, अमाउंट कितना डिस्चार्ज होता है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक के एंड में जो डिस्चार्ज होता है वो 250 ml होता है। एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक के एंड में बात करूं, क्योंकि 2 वीक का डिस्चार्ज ही होता है, 2 हफ्ते तक ही डिलीवरी के बाद फीमेल को ब्लीडिंग होता है, और अप टू 21 डेज मैंने नॉर्मल बोला है, तो 100 ml का डिस्चार्ज होता है। और टोटल लोकिया का डिस्चार्ज अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 350 ml। तो लोकिया का डिस्चार्ज आपने देखा, अमाउंट कितना हुआ डियर, अमाउंट कितना हुआ, 350 ml। दूसरा पूछा जाएगा इसका ऑर्डर बताओ, अरे इसका ऑर्डर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, ये सब पूछा जाता है। तो पहले ऑर्डर की बात करें तो ये फिशी स्मेल का होता है, और अगर इसके नेचर की बात करें, इसके पीएच की बात करें, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसे नेचर का होगा, एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन नेचर का होगा। और ऑर्डर की बात करें, स्मेल की बात करें, तो फिशी स्मेल होगा। कैसा स्मेल होगा, फिशी स्मेल होगा। अगर फाउल स्मेलिंग हुआ तो ये इंडिकेट करेगा कि वहां पे इंफेक्शन हो सकता है। समझ में आया? तो लोकिया के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे लोकिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, अमाउंट कितना होता है, ऑर्डर क्या होता है, नेचर और पीएच क्या होता है, और इससे पहले कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा डिस्चार्ज कितने दिन का होगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, चलो, तो लोकिया के बारे में समझ में आ गया। तो अब लोकिया जो डिस्चार्ज होता है उसको कैसे हम चेक कैसे करें, तो पेरिनियल पैड से चेक करते हैं। द सैचुरेशन ऑफ the amount of lochia discharge is checked by कैसे चेक करेंगे बताओ, checked by the saturation of perineal pad, the saturation of perineal pad, सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड से हम चेक करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कैसे टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है, कैसे टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज को हम बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ फीमेल को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, एक तो क्या होता है बहुत लाइट डिस्चार्ज हो रहा है, माइल्ड डिस्चार्ज, मॉडरेट, सीवियर, हैवी डिस्चार्ज हो रहा है, तो बताओ कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो स्कैंटी डिस्चार्ज मैंने बोला, स्कैंटी का मतलब क्या होता है, कम। स्कैंटी डिस्चार्ज बहुत ही कम, स्कैंटी का मतलब मैंने क्या बोला, कम डिस्चार्ज होगा। तो व्हाट इज द सैचुरेशन, कैसे चेक किया, कैसे पता चला कि ये पेरिनियल पैड है, और इसमें अगर एरिया कितना हो जाए, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर एरिया होगा, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, ये सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड देख के पता चलता है ये पेरिनियल पैड है। ये पेरिनियल पैड है, और इसमें मैंने बोला लेस देन 2.5 सेंटीमीटर एरिया। तो हम कैसे पता लगाएं, तो इन 1 आवर इफ saturation of perineal pad less than 2.5 centimeter in 1 hour, then it's called as scanty discharge। दूसरे नंबर पे आप बोलोगे लाइट या फिर माइल्ड डिस्चार्ज, तो कब बोलेंगे, तो ये है पेरिनियल पैड, ठीक है, ये है पेरिनियल पैड, तो इसका जो एरिया होगा मोर देन 2.5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा, तो एरिया कितना समय में एरिया लिखती जा रही हूँ, पूरा लिखने से अच्छा है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, लेस देन 10 सेंटीमीटर, तो सीधा लिख देंगे 2.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होगा। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, इन 1 आवर। तो हमने इसको क्या बोल दिया, लाइट और माइल्ड डिस्चार्ज। अब हम बात करेंगे मॉडरेट डिस्चार्ज की। अगर मॉडरेट डिस्चार्ज हो रहा है तो बताओ व्हाट इज द सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड। तो आप बोलोगे जो सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड होगा वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बट 15 सेंटीमीटर से कम होगा, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बट 15 सेंटीमीटर से कम होगा। तो एरिया ऑफ पेरिनियल पैड कितना देखा आपने, 10 से ज्यादा 15 से कम,
तो कितने घंटे में? इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो हमने क्या बोल दिया? मॉडरेट डिस्चार्ज होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि चलो भाई हैवी डिस्चार्ज क्या होता है। मॉडरेट के बाद हम सीवियर डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं। बहुत सीवियर डिस्चार्ज हो रहा है और फिर क्या होगा? हैवी डिस्चार्ज। तो कैसे पता लगाएं कि सीवियर है या हैवी डिस्चार्ज है? तो फिर से हमें पेरिनियल पैड का सैचुरेशन देखना पड़ेगा और यहाँ पे हमने देखा पेरिनियल पैड का सैचुरेशन, अरे ये क्या हो गया? ये तो पूरा का पूरा पेरिनियल पैड ही ब्लीड कर रहा है एकदम। 1 घंटे में हमने देखा पूरा पेरिनियल पैड क्या है? एकदम ब्लड ही ब्लड। द सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड पूछा जाएगा मोर देन 15 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोलोगे कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड और एरिया पूछा जाएगा कितना होगा, तो हमेशा करोगे मोर देन 15 सेंटीमीटर। सेम इसका भी यही पॉइंट लिखना है, कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड, एरिया मोर देन 15 सेंटीमीटर। अब बात आती है अरे टाइम ड्यूरेशन तो बताओ कितने घंटे में, तो यहां बोलोगे 1 घंटे में। 1 घंटे में पूरा पेरिनियल पैड जो है कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड होता है और एरिया मोर देन 15 सेंट, पूरा पेरिनियल पैड जो है ब्लड ही ब्लड रहता है, कवर कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हैवी डिस्चार्ज में, जिसे बोला गया हैवी डिस्चार्ज होता है, तो वही सेम चीज है। तो फिर डिफरेंस क्या है टाइम ड्यूरेशन का? विद इन 15 मिनट्स, within 15 minutes complete saturation of perineal pad, then it's called as heavy discharge। और उस टाइप के डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? हैवी डिस्चार्ज। तो ये लोकिया के इस तरह से भी एम्स दिल्ली क्वेश्चन देता है, अपने लेंदी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, याद रखना, क्योंकि एम्स दिल्ली इस तरह के ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। एक पेशेंट को लिटा के और उसे ब्लीडिंग हो रहा है और बेड से नीचे ब्लड जा रहा है, बताओ कितना अमाउंट ऑफ उसका ब्लड लॉस हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस को एम्स दिल्ली ने पूछा हुआ है। तो आप सोच सकते हो क्वेश्चन कहां से आ सकता है, पेरिनियल पैड के सैचुरेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकिया का, क्योंकि लोकिया को एम्स दिल्ली ने 2-3 बार क्वेश्चन टारगेट किया है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ पाएंगे, मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको परपीरियम पीरियड के बारे में बताया है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताया है, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूट्रस में क्या चेंजेस होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकिया के बारे में पूछा जाता है। तो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। बाकी का बचा हुआ पार्ट और मैनेजमेंट हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।